नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए प्रथम प्रतिश्रुति का 17वां अध्याय। प्रथम प्रतिश्रुति से संबंधित सारे अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट प्रथम प्रतिश्रुति से मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। इसके अलावा अन्य कहानियाँ तथा हिंदी हॉरर स्टोरीज़ का लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगा, जहां जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम प्रतिश्रुति अध्याय 17। तुष्टु ग्वाला परिवार सहित आकर छाती पीट रहा था और चीख रहा था। उसकी स्त्री यहाँ से वहाँ इस कदर तड़प कर लौट रही थी कि पानी में गिरेगी आग में। बटुरी हुई भीड़ हाय हाय कर रही थी कि कब, किसने, कहाँ ऐसी घटना देखी है। इसी की आलोचना से हवा गुंजा रही थी। कुआर की धूप में सर्दी गर्मी होने की बात नहीं, लेकिन समय बहुत बड़ा। खड़ी दोपहरी पानी में भिगोए थोड़े से भात को पेट में भर लेने के बाद ही जंगल जंगल में घूमना। औरतें तो लड़कों को रोक नहीं सकती। तुष्टु ग्वाला का पोता उम्र के लिहाज से नेड़ू कंपनी की जमात का एक सदस्य है। कुआर में खेतों में रस भरी ईखें, इसलिए लड़कों को दोपहर का खेल है ईख चुराना। औजार कहने को लोहे का एक धार वाला पत्थर खेत से काट लेने के बाद तो दांत है ही। दांत से लाठी जैसी लंबी लंबी ईखें चबाकर लड़के रस का मजा ले लेकर चूसते हैं। एकाएक रघु को क्या हो गया। बूढ़े बरगद तले जहां सभी बैठे थे वहीं धूल गर्द पर पड़ गया, जैसे नशे में हो। लड़कों ने पहले इसका ख्याल नहीं किया। कल फिर कब धावा बोला जाएगा, इसी के सोच विचार में मशगूल थे। देखा तब जबकि वे उठने लगे। अरे क्यों रे रघु, तू तो मजे में सो रहा है, एक ने ही हंसते हुए उसे ठेल कर कहा। लेकिन दूसरे ही क्षण उसका हंसता हुआ चेहरा सूख गया। रघु का बदन काठ जैसा सख्त हो गया। उसके होठ के कोने में फैन था। अरे ए देखो रघु को क्या हो गया, देख तो, हुआ क्या, हुआ क्या। लापरवाह लड़कों ने रघु के बदन का पर हाथ रखकर पहले तो हंसी का फुहारा छोड़ा। जरा इसकी चालाकी तो देख ले, कैसे मटका पार कर पड़ा है। अबे रघु, बदन पर चींटे छोड़ दूंगा, कह देता हूँ। बदन पर चींटे ही नहीं, कान में पानी डाला, पाँव में चिकोटी काटी, सारा कुछ कर कर आके उसकी नींद नहीं टूटी। तुड़ा ना सके तो उन्हें बेहद डर लगा। समझ लिया कि उसकी नींद टूटने की नहीं, यह नींद मौत की है। नहीं तो उसका वह वैसा बसंती रंग ऐसा बैंगनी क्यों हो जाएगा। चल भाग चले, एक ने कहा। भाग चले, नेड़ू ने नकारा। भाग नहीं चले तो क्या, हम भी रघु के साथ यमराज के घर की यात्रा करें क्या। घर के बड़े लोग देख लेंगे तो हमें जिंदा न छोड़ेंगे। बिल्कुल ठीक कहा, तुष्टू का दादा दूध की बहंगी से सिर फोड़ देगा। वाह, हाँ, इसमें हमारा क्या कसूर है, हमने मार डाला है क्या। यह भला कौन मानेगा, कहेगा तुम सबके साथ खेल रहा था, तुम्ही लोगों ने कुछ किया होगा। चल चल, कोई देख दाख लेगा, नेड़ू ने बिगड़ कर कहा। खूब कही, आखिर रघु हमारा दोस्त है ना, उसे सियार कुत्ते नोच कर खाएं और हम भाग चलें। रघु दोस्त है, यह बात सबके मन में काम कर रही थी, लेकिन उससे ज्यादा काम कर रहा था डर। लिहाजा एक वास्तववादी और ईश्वरवादी लड़के ने कहा, भगवान ने उसके नसीब में जो लिखा है वही होगा, उसे कौन मिट सकता है, हमारी मजाल क्या है। और जब रघु की माँ कहेगी, बेटे रघु ने तुम्ही लोगों के साथ खेलने गया था तो और घर नहीं आया, वह कहाँ गया बेटे, तब क्या जवाब देगा। कह देंगे आज वह हम लोगों के साथ नहीं गया था। झूठ कहेगा, आखिर करेंगे क्या। आड़े पड़कर तो नारायण भी झूठ बोलते हैं। हाँ बोलते हैं, तुझसे कहा है, नेड़ू ने तीखे स्वर से कहा। तुम लोग रखवाली करो, मैं जाकर देखता हूँ मजले चाचा हैं या नहीं। आ आ अब मजले चाचा, उसे यमराज ने दबोच लिया है रे नेड़ू। उसने मजले चाचा, अरे उसके मजले चाचा नहीं डरते, जटा भैया की बीवी तो मर गई थी, बचाया नहीं उसको। कितनों को तो बचाते हैं, मैं गया नहीं कि आया, लेकिन दुर्भाग्य से अगर भेंट ना हो तब तो रघु की कोई आशा नहीं। लाचारी रघु के वास्तववादी मित्र चपलायती वाली नीति छोड़कर रघु को पहरा देने के लिए तैयार हो गए। ममता क्या उन्हें ही नहीं हो रही थी, लेकिन करे क्या। उसके बाद आग की लपट की तरह ही संवाद ने यहाँ से वहाँ, इस घर से उस घर फैलकर इतने लोगों को बूढ़े बरगद के नीचे इकट्ठा किया। उसके बाद सोच विचार, सर्दी गर्मी शरद काल
क्यों नहीं, शरत काल की धूप भी तो जहर के समान होती है। गणेश तेली की साली का लड़का उस बार ठीक इसी तरह। अरे जीवन, सुनार का भतीजा, नेपाल की भांजी भी तो। अरे बाबा, यह है नहीं, वह और ही घटना है। मेरे फूफा ससुर के यहाँ भी किसका बूढ़ा बाप घाट से लौटते वक्त अचानक सागर कलरव स्तब्ध हो गया। कविराज जी आ रहे हैं, कविराज जी आ रहे हैं। घर पर नहीं थे, कहाँ से जाते लौटे, उल्टे पांव पालकी से ही बरगद तले पहुंचे। पड़े हुए लड़के की तरफ ताकते ही रामकली चौंक उठा। पूछा, ऐसा किस समय से हुआ है? नेड़ू ने डरते डरते सारी घटना बताई। रामकली झुके, उस लड़के की कलाई पकड़कर नब्ज देखी। निश्वास छोड़कर उन्होंने पूछा, किसके खेत की ईख खाई थी? और सारे लड़के तो पहुंच से परे थे। नेड़ू ही सरकारी गवाह, सोलाचार उसने कहा, जी बसाकों के खेत की। किसी चीज ने काटा, ऐसा कहकर चीखा नहीं था? नहीं तो। नेड़ू अवाक। सारी भीड़ एक आदमी के मुंह की ओर ताकती हुई चित्रलिखित सी हो गई। यहाँ तक कि तुष्टु भी स्तब्ध हाँ किए ताक रहा था। शायद हो कि उम्मीद की किसी दुबली किरण से कुछ भरोसा हुआ। कठोर नियति की तरह रामकली ने उच्चारण कहा, सर्दी गर्मी नहीं, सांप का विष है। सांप? सभी एक साथ चीख उठे। कहाँ कहाँ काटा? काटा नहीं है, यह तो इसके साथ ही कह रहे हैं। ईख खाने के साथ देह में विष गया। थोड़ी देर पहले यदि मालूम होता तो कोशिश कर देखता, पर अब कोई उपाय नहीं है। कविराज जी, तुष्टु उनके पैरों पर पछाड़ कर गिरा। दुनिया में आप सबको जीवन दे रहे हैं कविराज जी, और मेरे पोते के लिए कहने कोई उपाय नहीं। अपने कपाल पर दाएं हाथ को रखकर रामकली ने कहा, मेरा भाग्य, आपके पैरों पड़ती हूँ, कोई दवा तो कीजिए। तुष्टु की स्त्री आकर उनके पैरों पर गिर पड़ी। रामकली ने कोई जवाब नहीं दिया, लक्ष्यहीन दृष्टि से जनता की तरफ ताकते रहे। लेकिन सांप का विष ईख में आया कैसे? तुष्टु जैसे निरीह आदमी का इतना बड़ा शत्रु कौन हो सकता है, जो उसके वंश के एकमात्र चिराग को भी बुझा देगा? किसी ने भीड़ से पूछा, कविराज जी, आप सांप का विष बता रहे हैं, तुष्टु का इतना बड़ा दुश्मन कौन? एक व्यंग तीखी हंसी के साथ रामकली ने कहा, क्यों, ईश्वर भगवान से बढ़कर मनुष्य का परम शत्रु और कौन है? लेकिन इतना संक्षिप्त भाषण समझे कौन? विस्तार से जाने बिना लोग छोड़ेंगे क्यों? सांप का विष, बस इतना ही फतवा जारी करने से चुपचाप प्रश्नों के विष से दहते जो रहेंगे लोग। रामकली को बताना ही पड़ता, सांप ने काटा नहीं तो उसका जहर कैसे आया? उत्तर से रामकली ने सबकी बोलती बंद कर दी। ताज्जुब, ईख के खेत में सांप का बिल था, ऐसा रहता ही है। जिस ईख की जड़ में विष की थैली थी, छोटे ने वही ईख खाई। यह क्या कह रहे हैं कविराज जी? जो हकीकत है वही कह रहा हूँ। हथेली की पीठ से रामकली ने कपाल का पसीना पोंछा, गंभीर स्वर में बोले, नियति के ऊपर किसी का वश नहीं, आयु कोई नहीं दे सकता। ऐन वक्त पर पता होता तो जहर का असर मिटाने की कोशिश करता। सांप के विष की बात सुनकर कोई उत्साही आदमी हाड़ी टोले में बिंदा ओझा को बुला लाया। बिंदा ने धीरे धीरे सिर हिलाया, यानी वही एक बात, अब कोई उपाय नहीं। लेकिन मरे को जिला चाहे ना सके, जिंदे को तो मार सकता है बिंदा। जनता ने जोर डाला, बिंदा सर्वनाश के मूल उस जंतु को मंत्र के जोर से मार दे। शायद हो कि लोगों की इस इच्छा में दूसरी भी एक इच्छा छुपी हो। रामकली कविराज के रूप में देवता है, कोई शक नहीं। उनका कहा ठीक है, पर ऐसी कौतूहल भरी बात का निपटारा होना भी तो जरूरी है। लोग बिंदा को तकाजी करने लगे। फीकी हंसी हंसकर रामकली ने कहा, जांच देखना चाहते हो? राम राम राम, ये क्या कह रहे हैं? मैं जो कह रहा हूँ गलत नहीं कह रहा हूँ भाइयों। कोई कुछ कह दे और उस पर यकीन कर लिया जाए, यह भी कोई बात है? लेकिन इस बेचारे लड़के की उचित व्यवस्था ना करके। बिंदा ने सिर हिलाकर कहा, जी, वह विशेटी के बेटे ने नहीं काटा है तो मुझे कुछ नहीं करना। स्वाभाविक मौत का जैसा होता है वैसा ही करना होगा। देख तो रहे हो, जहर से मरा शरीर नीला पड़ गया है। देख रहा हूँ सरकार, असली गेहूं के काटने जैसा होता है हूबहू वही लक्षण, फिर भी जो नियम है। तो फिर तुम नहा के भीड़ ना लगाकर काम में जुट जाओ। ढीले स्वर में रामकली बोले, गोया रघु की ओर वे ताक नहीं पा रहे थे, परंतु अभी काम में जुटने कौन जाए। इस जोश ने लोगों को बेताब कर दिया। सब ने बिंदा को घेरकर चिल्लाना शुरू कर दिया, कौड़ी उड़ा उड़ा कौड़ी, कमबख्त सुड़ सुड़ करके तुम्हारे पिटारे में आ जाए, उसके बाद तो तू है और है तेरा जहर मोहरा, पटक के मार डाल। तुम लोग ऐसा बचपना क्यों कर रहे हो? सांप मिल ही जाएगा, इसका क्या ठिकाना? नहीं मिलेगा मतलब? आप जब कह रहे हैं, जहर तो बेशक है, लेकिन ईख का खेत
महज मेरा अनुमान है, इसलिए कि कहता है कि उससे पहले पानी वानी कुछ नहीं पिया। लेकिन अभी अगर तुम लोग विंदा की करामात के पीछे पड़ जाओगे तो। रामकली को चाहे जो जितनी भय भक्ति करता हो, आज की यह उत्तेजना उससे छलक पड़ी। ईख की जड़ के पास सांप का बिल है और इस ईख को खाकर ग्वाला का हट्टा कट्टा लड़का एक पल में मर जाएगा। यदि यह सच है तो नजरों के सामने इसकी कसौटी हो जानी चाहिए। सांप के बिल का पता चले बिना कोई हिलने को रवादार नहीं। लिहाजा सब कुछ जहाँ का तहाँ रह गया। रघु के संस्कार का किसी ने ख्याल भी नहीं किया। बिंदा ओझा सांप पकड़ मंगाने का मंत्र जोर जोर से पढ़ने लगा। रामकली चुपचाप खड़े थे। शायद हो कि आखिर तक खड़े भी रहते, तभी बीच में से कभी चले जाते। लेकिन अचानक सजले चाचा आ गए। दबे गले से बोले, रामकली, गांव के और लोगों की तरह कुछ देर पहले सजले चाचा भी यहाँ से खोज खबर लेकर लौट गए थे। फिर क्या सोचकर लौटे? ना बात बताने को तैयार नहीं थे वह, लेकिन काम बहुत जरूरी था। रामकली को घर जाना हुआ। रामकली ने दोबारा कुछ नहीं पूछा। धीरे धीरे बूढ़े बरगद के नीचे से खिसक आए। सोचा मौत की वजह नहीं बताई जाती तो वही अच्छा था। मौत आखिर मौत ही है। मृत्यु का कारण बता पाने से ही क्या तुष्टु अपने पुत्र को फिर से पा जाएगा? नहीं। फिर भी मौत के कारण के लिए दिमाग खपाया करते हैं लोग। मरे व्यक्ति को मारने वाले को फांसी दिलाने के लिए जीना मरना एक करके लड़ते हैं। आकाश, पाताल, पहाड़, समंदर, किस परिवेश से किस परिवेश में घटना जो भी हो, रामकली के अंतापुर में भी लगभग शोक का ही दृश्य है। दीना तारणी आंखें पहुंच रही है काशीश्वरी, भुवनेश्वरी, मूर्छित सी एक और पड़ी है। मोक्षदा डपटती चल रही है और सजली चाची, कुंज की बहू, आश्रिता, अनुगता आदि सभी स्त्रियां दबी जबान से रामकली की जिद, तेज और अदूरदर्शिता को कोस रही हैं। सिर्फ शारदा वहां नहीं थी। वह सत्य की ससुराल से आए हुए आदमी के खान पान का इंतजाम में व्यस्त थी। तुष्टु के पोते वाली घटना से आज सारी बस्ती में उथल पुथल थी, लेकिन बाहर से ऐसे किसी मामले में इस घर की अंत्यपुरिकाओं को झांकने की इजाजत नहीं थी, अवश्य मोक्षदा को छोड़कर। मोक्षदा एक बार देखकर नहा आई, अब नहीं जाएगी। जाकर करेगी भी क्या? सत्य के ससुर की चिट्ठी कुंज बिहारी ने पढ़ ली। उसके बाद से ही घर में शोक का यह तूफान। सत्य के सास ससुर यदि अपने बेटे का फिर से ब्याह कराए तो लड़की की मौत से वह कम क्या है। पराई बहू बेटी को उदारता का उपदेश दिया जा सकता है, उसमें सौतिया ढाक की झलक पाने से उसकी निंदा की जा सकती है, लेकिन घर की लड़की की बात अलग है। दिन भर के थके मांदे और तुष्टु के पोते की उस शोचनीय दशा से दुखी मन लिए घर आते ही रामकली ने यह सुना। तेज तीखी दोनों आंखों के तारों में आग के दो अंगारे जल उठे। लगा उबल पड़ेंगे, धीरज खोकर चीख उठेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सिर्फ भारी भयानक स्वर में पूछा, चिट्ठी कौन लेकर आया है? मोक्षदा के सिवाय इस समय उनके सामने जाने की हिम्मत किसे थी? वही गई। कहा, उनके यहाँ का एक आचार्य जी का लड़का है, वही ले आया है। गोपेन आचार्य जी का क्या तो बोला। कहाँ है वह? चंडी मंडप में? नहीं, खाने बैठा है। ठीक है, खा चुके तो मेरे पास भेज देना, मैं चंडी मंडप में बैठा हूँ। मोक्षदा दहल गई। कहा, मगर तुमने भी तो आज नहाया खाया नहीं। जाने दो, बेला झुकाई। संध्या के बाद ही जो कुछ होगा। आदमी वह जरा बिगड़ा मिजाज है, समझ बूझकर बात कहना। आदमी वह क्या है? रामकली ने त्योरी चढ़ाकर कहा, बिगड़ा मिजाज। मोक्षदा को हैरानी में डालते हुए हंस पड़े रामकली। तो क्या हुआ? मैं तो बिगड़ा मिजाज नहीं हूँ। रामकली ने कहा, ठीक ही था। उन्होंने दिल दिमाग को खूब ठंडा ही रखा था, जरूरत से ज्यादा। गोपेन से समधी आने का कुशल क्षेम पूछकर हंसते हुए कहा, मैंने सुना समधी जी के बेटे का ब्याह है, उससे कहना सुनकर बड़ी खुशी हुई। न्योता आएगा तो जैसा चाहिए लौकिकता भेजूंगा। गंजेड़ी गोपेन कटु बोलने को तो दूर बोलना ही भूल गया। हाँ किए ताकता रहा। खाना पीना हो चुका? जी हाँ। आज रात तो अब लौट नहीं रहे हो? जी नहीं। ठीक है, सवेरे नाश्ता वास्ता करके जाना। जी, यानी बिटिया को नहीं भेज रहे? बिटिया? किसकी बिटिया? कहाँ भेजने को कहते हो? गोपेन ने अब की थोड़ी हिम्मत बटोरी। जी, आपकी बिटिया के सिवाय आपको मैं और किसकी बात कह सकता हूँ, तो आप उसे नहीं भेजेंगे? अरे भैया, भेजू कहाँ, यह तो कहो। भले घर की लड़की भले आदमी के घर में जा सकती है, जहाँ तहाँ तो नहीं जा सकती।
गोपेन का सूखा चेहरा बितक है। खैर, तो वैसा ही लिख दीजिए। चिट्ठी लिखनी होगी? यह छोटी सी बात तुम कह नहीं सकोगे? जी नहीं, मैं गंजेड़ी नशाखोर, मेरी बात का विश्वास करेंगे? जब आया हूँ तो पक्का कागज ही लेकर जाऊंगा। जरा देर भवे से कुड़कर चुप रहे रामकली। उसके बाद बोले, खैर, लिखा करूंगा, सवेरे जाते वक्त ले जाना। सांझ हो चुकी थी तो भी वे धीरे धीरे निकल पड़े। घर से जरा दूर ही बढ़ने के बाद ठिठक गए। तेजी से देखा कौन आ रही है। सत्यवती। अरे, तू अकेली कहाँ? अकेली नहीं बाबूजी, नेडू आया था, वही लौटा नहीं अभी। आई क्यों थी? यह क्यों पूछ रहे हो? रघु की अंतिम बार देख लेने के लिए आई थी। यूं आकर अच्छा नहीं किया रे, संजली दीदी दादी को साथ ले आती। उनका तो 8 बार नहाना हो चुका, अब आती भला? खैर, घर जाओ। जा रही हूँ बाबूजी। क्यों, कुछ कहना है? कहती हूँ कहीं से चिट्ठी कोई लेकर आया है। बेटी के मुंह से यह प्रसंग सुनकर रामकली अवाक। फिर सोचा, यह तो सदा की बेपरवाह है। ससुराल जाने के डर से बाप के पास दरखास्त करने आई है। स्नेह से बोले, हाँ आया तो है, तेरी ससुराल से तो मैं कह रही थी। बोलते हुए सत्यवती को झिझक, आश्चर्य। रामकली मनी मन हंसे। लड़कियों के लिए ससुराल शब्द ही ऐसा। बोलो, कहो क्या है? अभी रहने दीजिए, आप लौट कर आइए, संभल कर कहने की बात है। रघु की लाश देखने के बाद से मन रो रहा है, घर जाकर सुस्ता लो। अच्छा, रामकली चली। अबोध लड़की, इसे अभी ससुराल भेजा जा सकता है? असंभव। मिल गया, मिल गया। बहुतेरे कंठों को एक साथ उल्लास की ध्वनि कविराज जी के घर की ओर तैरती हुई आई। कविराज जी, मिल गया? अरे क्या मिल गया? इतना उल्लास काहे का? किस परम प्राप्ति के आदमी इतना उन्मत्त हो रहा है? रामकली चंडी मंडप के बरामदे से उतरे तो क्या दुष्टु के पूर्व जन्म की पुण्य से रघु को जान मिल गई? कलयुग में भी भगवान उन्हें कान सुन पाते हैं? रघु क्या केवल बेहोश हो गया था? मृत्यु के आसपास अवचेतना की जो गहरी परत है, कहीं डूबा हुआ था, जटा की बहू की तरह। रामकली के निर्णय में भूल हुई, वही हो। हे ईश्वर, एक बार के लिए तुम रामकली के घमंड को चूर करो। एक बार के लिए यह साबित कर दो कि रामकली का निर्णय गलत है ना। कलयुग में भगवान गूंगा है, बहरा है। अरे, रामकली का घमंड चूर करने से भी गरज नहीं। उन लोगों को रघु की जान वापस नहीं मिली, मिला उसका प्राण लेने वाला। ओझा के मंत्र के जोर से सांप आकर फैन भरे मुंह से लौट पड़ा। ओझा ने उस सांप को रखना चाहा था। बड़ी निहोरा विनती की थी कि ऐसा असली सांप शायद ही मिलता, लेकिन लोगों ने उसे गुस्से का शिकार बना लिया। मारे लाठी के उसे चीर कर चपटा कर दिया। बांस की लाठी की नोक पर उसी सांप को लटकाए वे लोग रामकली की जय जयकार करने हैं। काला कलूटा ओझा भी अपनी गुटली भरे शरीर लिए बख्शीश की उम्मीद से आ रहा था। रामकली क्या मोटा इनाम नहीं देंगे? ओझा की सफलता भी तो रामकली की सफलता है। उमंग से चीखते लोग जैसे बर्बरता के प्रतीक थे। घृणा और धिक्कार से रामकली का मन विषाक्त हो उठा। हाथ उठाकर उन्हें रोकने का इशारा करते बोले, हुआ क्या? क्या बात है? रघु जी उठा? जी उठेगा? एक ने बड़े उत्साह कहा। भगवान की भी क्या मजल उसे जिलाए। एक बारगी काली नागिन का विष, मगर आपकी धन्य है कविराज जी, काटा नहीं है सिर्फ। ठहरो, डपट उठे। इसके लिए इतनी हलचल क्यों? एक लड़का अभी तक मरा पड़ा है। अचानक प्रबल आवेग से रामकली का गला रूंध आया, जैसा कि उन्हें होता नहीं है। रघु की यह शोचनीय मृत्यु ने बड़ी लगी। बार बार यह लग रहा था कि समय पर हाथ में आता तो वह बच जाता। सोचना चाहा, नियति अमोघ है, आयु निश्चित है। फिर भी उन्हें सुनकर इस बात की खुशी नहीं हुई। अब जाकर उन्होंने कहा, जाओ उसकी सदगति करो। सांप को मारने से शास्त्रीय आचार में उसकी सदगति का नियम है। रामकली ने इसलिए ऐसा कहा। उसके बाद फिर गाढ़े स्वर में बोले, और उस अभावे का भी संस्कार का इंतजाम करो। अकेले तुष्टु कर ही छोड़कर निश्चित मत हो जाओ। जनता का उत्साह अब कुछ मंद हुआ। यह क्या हुआ? उम्मीद करके आए थे और हुआ कुछ और। रामकली ने भी बात भी तो असंभव ही कही थी। असंभव भी संभव होता है, इस बात में से सांप के सिवा साबित कौन करता है? लेकिन रामकली जैसे निर्विकार लोग थोड़ा मायूस हुए। इंतजाम हो रहा है कविराज जी। अब तक शायद बांस काटे जा चुके हैं, लेकिन बात है सांप का काटा लाश को तो पानी में बहाना पड़ेगा। रामकली ने कहा, नहीं, सांप ने नहीं काटा है। बदस्तूर लाश को फूकने की व्यवस्था करो, इतना हल्का फुल्का मत करो।
कंधे पर बांस उठाकर चले गए वे लोग। उनके पीछे गांव के लड़के लड़कियां उनकी ओर देखते हुए रामकली के जी में आए, यही लोग हमारे आत्मीय, हमारे पड़ोसी। जंगली संतालों से ये ऐसा क्या उन्नत है, मौका मिलते ही जंगली पने में रंग जाना चाहते हैं। मृत्यु की जो थोड़ी सी श्रद्धा करनी होती है, उस श्रद्धा का लक्ष्मण जो मौन है, इनकी भी तो थोड़ी समझ नहीं है। मालिक, मेरी बख्शीश। बख्शीश किस बात की? बख्शीश का है कि मैंने लड़के को बचाया। जी, मरे को कौन जिला सकता है? यह मैं नहीं जानता, सिर्फ नहीं समझ पा रहा हूँ कि बख्शीश का हक तुम्हें कैसे हुआ। ठीक है सरकार, बख्शीश नहीं तो मजूरी तो देंगे। मजूरी? मजूरी उन लोगों से लो जो तुम्हें बुलाकर लाए हैं। उनमें से किसको पकड़ूं? मैं तो गरीब आदमी हूँ। बनियान से जेब 2 रुपए निकालकर रामकली ने उसे देते हुए कहा, सिर्फ मजूरी ही तो नहीं, एक सांप की कीमत। वैसा कीमती सांप चला गया तुम्हारा। बूढ़े ओझा ने विहल दृष्टि से ताकते हुए कहा, यह क्या कह रहे हैं हुजूर? जो कह रहा हूँ ठीक ही समझ रहे हो। जाओ, तुम्हारे पिटारे में क्या सांप थे? उस पर आप पलक आंखें रोककर रामकली ने आहिस्ते से कहा, हजूर आप तो अंतर्यामी हैं, मान रहे हो, खैर जाओ, डरने की बात नहीं। रुपया और निर्भयता दोनों ही मिला उसे, सो भी खड़ा नहीं रहा। क्या पता अग्नि मुख देखता कहीं पलट जाए। रामकली एक अजीब नजर से ताकते रहे। सांप के बारे में संदेह हुआ था, लेकिन यह नहीं सोचा था कि वह इसे आसानी से कबूल कर लेगा। एक ही बात में सिकुड़कर केचुआ ही हो जाएगा। एक उदास पीड़ा से भारी हो उठा। शरीर का रोग निपटाना चिकित्सक का हाथ है, लेकिन मन का रोग कौन दूर करेगा? कुसंस्कार, अवज्ञा, अज्ञानता, मूर्खता, उसके साथ 16 आना कुटिल बुद्धि का जप। खैर अंधेरा हो गया, अहिक का समय बीत चला, तो भी बरामदे की छोटी सी चौकी पर बैठी रामकली। पाँव में खड़ाऊ नहीं, दोनों पैर चौकी पर। अंधेरे में खड़ाऊ की चांदी की खुड़ी चकचक कर रही थी। बाबूजी अचानक छूटे। सत्य, तुम यहाँ? क्या बात है? मेरी पूजा का समय हुआ है बेटा, अंदर आओ। क्या बात है? मैं यह बात कहने नहीं आई हूँ। तो कह रही थी, बरईपुर से जो आदमी आया है उसे हाँ ही कर दीजिए। बरईपुर? हाँ कर दूँ? क्या क्या हाँ कर दूँ? आप समझ रहे हैं। बेहसी जबान खोलकर मैं क्या कहूँ? अंधेरे में रामकली बेटी का मुंह नहीं देख पा रहे थे, स्वयं पकड़कर वास्तव में समझ नहीं पा रहे थे सत्य कहना क्या चाह रही है। बरुईपुर के आदमी के जाने के बारे में हाँ कहाँ? वह राय तो उन्होंने दी ही नहीं। दे दी है, शायद हो कि घर में औरतें अभी उसे खींचतान रही हों। भरोसा देते हुए बोले, डरो मत, ससुराल तुम्हें अभी नहीं जाना होगा। सत्य समझ गई। पिता ने उसका आशय नहीं समझा, समझने की बात भी नहीं। कौन लड़की है जो सत्य की तरह अपना गला आप ही काटना चाहती हो? लेकिन 7-5 विचार कर करके सत्य यही चाहती है कि बलि की काठी से गला डाल देना चाहती है। फुआ दादियों के दल ने जोर गले से ऐलान कर दिया कि अहंकार से धरती को कटोरा देखता है रामकली। बेटी का नसीब बिगाड़ दिया। आखिर नातेदार हाड़ मांस के ही तो पुतले हैं, काट के नहीं। इतना अपमान सहकर बैठे रहेंगे? वे बेटे का खामखा बिहा कराएंगे और रामकली लड़की के को गले में बांधे बैठे रहेंगे। गले पड़ी बेटी यानी हाथ पांव की बेड़ी। सत्य ने सोच लिया कि बाप माँ के हाथ की बेड़ी नहीं बनकर रहेगी। उसे बाप से में सुमति को उपजाना ही अच्छा है, लेकिन पिता तो उसका मतलब ही नहीं समझ रहे थे। लिहाजा लाज का पर्दा नहीं रखा जा सकता। सुबह जैसे चिरायता के पीते हैं उसी तरह आंख मूंद कर बोल बैठी, मैं उस डर से नहीं डर रही हूँ बाबूजी, बल्कि ठीक उल्टी बात कह रही हूँ। आप मुझे भेजने को राजी हो जाइए। जो मेरे नसीब में बदा होगा वह तो होगा ही। रामकली दंग रह गए। लड़की के दुस्साहस का परिचय बहुत बार पा चुके हैं और उन दुस्साहसों को पचाया भी है, क्योंकि उनके मतलब को समझा। लेकिन यह क्या, खुद कहकर ससुराल जाना चाह रही है? वैसक भी नहीं कि कहने का और अर्थ लगाएं। गला उन्होंने गंभीर कर लिया, शायद कुछ रूखा भी। तुम स्वेच्छा से ससुराल जाना चाह रही हो? जाना कुछ शौक से थोड़ी ही चाह रही हूँ। पिता के कंठ स्वर की दृढ़ता ने सत्य की आंखों में आंसू ला दिया। बहुत सोच विचार कर कह चाह रही हूँ। कुटुंब को नाराज करना आफत को ही तो न्योता देना है। रामकली समझ गए। घर में इस तरह की बातों की खेती चल रही है। अबोध बच्ची तो सीखेगी ही, लेकिन तो क्या इतनी अबोध है कि बाप के सामने कौन सी बात नहीं कहनी चाहिए यह भी नहीं समझती? कठिन स्वर में बोले, अपनी आफत की आप मैं सोचूंगा।
तुम बच्ची हो, इन बातों को रहने सोचने की तुम्हें जरूरत नहीं। यह वाचालता है, लेकिन सत्य तो दबने वाली नहीं थी। छोड़ भागना सत्य में नहीं है, इसलिए मुरझा जाने के बावजूद जोरदार स्वर में बोली, सो तो मैं समझती हूँ कि यह वाचालता है, निर्लज्जता है, मगर उपाय? उपाय क्या है? समस्या जो बड़ी है, उसके बाद जब मेरे लिए आपको भोगना पड़ेगा तो मरकर भी तो शांति नहीं पाएंगे। सुना है वे लोग फिर से बेटे का ब्याह करेंगे। यह तो अपमान है। तुच्छ एक लड़की के लिए आपका सिर नीचा क्यों हो? रामकली को लगा जोर की डांट बताकर उसकी वाचालता को बंद कर दे, लेकिन उसी वक्त फिर उल्टे ही भाव का धक्का लगा। इस लड़की के मन में है क्या? इतनी सी लड़की इतनी बातें सोचती है? ऐसा दुर्जय साहस आया कहाँ से? अपने बाप से ससुराल जाने की बात कभी किसी लड़की ने दुनिया में की है? और फिर रामकली जैसे बाप से, जिनसे उनकी माँ दीना ताड़नी भी संभल कर चलती है। इसके सिवा ससुराल शब्द ही तो लड़कियों के लिए बाघ, भालू, भूत, चोर, सांप खोर जैसा डरावना है। सत्य ने उस डर को भी कब किस निर्भय मंत्र से जीत लिया। तय किया उसे डांट कर चुप नहीं करेंगे, धीरज से अंत तक उसकी बात सुनेंगे, उसके मन की गति के वैचित्र्य को देखेंगे। शांत स्वर में बोले, लड़की तुच्छ होती है, यह बात तुमसे किसने कही? परिस्थिति कहला रही है बाबूजी। तुच्छ ना होती तो झटपट उस पर गोत्र कर दिया जाता। इकलौती हूँ तो भी तो घर पे नहीं रख सके, तो फिर नाहक की माया में जकड़ने से क्या फायदा? जब पर गोत्र ही कर दिया तो वश क्या रहा? आज नहीं तो कल तो भेजना ही होगा। कह तो नहीं सकते कि अपनी बेटी को नहीं भेजूंगा, तो फिर भेजने का एक समय है, नियम है। वह अभी तुम नहीं समझोगी। उसके लिए दिमाग क्यों खराब करती हो? अंदर जाओ। अंदर तो जा रही हूँ, लेकिन मन में उथल पुथल मची हुई है। रघु की मौत ने आज मेरी आंखें खोल दी। जब ईश्वर के राज्य में ही समय की पाबंदी नहीं, नियम नहीं, तो आदमी का क्या रहेगा? आज मुझे एक पराए घर भेजने से आपका कलेजा टुक टुक हो रहा है, लेकिन अभी अगर मौत आ खड़ी हो जाए तो उसे तो सौंपना ही पड़ेगा। अचानक आंचल से उसने आंखें पहुंची। उसके बाद भारी गले से बोली, वैसे मैं तो नहीं कह सकती कि आपकी अभी समय नहीं हुआ, नियम नहीं है। ससुराल और यमराज घर जब समान ही है तो मन में खेद ना कीजिए, भेज दीजिए। सोच लीजिए कि सत्य मर गई, सत्य से और सख्त रहते ना बना। अपनी काल्पनिक मृत्यु के शोक से ही रो पड़ी। सन से रामकली रोती हुई बेटी की तरफ ताकते रहे। लड़की सिर्फ सुनी सुनाई बोलियां उगला करती है, ऐसा ही सोचती है। जरा देर में चुप्पी तोड़कर बोले, जी टूटने की बात मैं नहीं सोचता सत्य। तुमने बड़ों की तरह बोलना सीखा है, इसी से कहता हूँ। तुम्हें भेजने से मेरा मान जाता रहेगा। सत्य ने गहरे दुख से हताश स्वर में कहा, समझती हूँ बाबूजी, भला समझती नहीं हूँ, लेकिन यह तो महज उन्हीं के सामने मान रहना और मान जाना है। गले में कपड़ा डालकर जिस दिन आपने उनके घर बेटी दी, मान तो उसी दिन गया। लेकिन वे लोग अगर आपकी बेटी को छोड़ दें तब तो सारी दुनिया के सामने हेटी होगी, और आप दोनों तरफ की सोचें। रामकली के मुंह से अब बोली नहीं फूट रही थी, भाषा जैसे स्तब्ध हो गई हो। यह लड़की वास्तव में बालिका नहीं है, कोई शक्ति है, बुद्धि की शक्ति, वाक्य की शक्ति। अच्छा तुम जाओ, मैं सोच कर देखता हूँ। सोचिए, रात भर में सोच लीजिए, रात बीतते ही तो विदा होगा वो। छी बिटिया, ससुराल के आदमी को ऐसा नहीं कहते। जानती हूँ नहीं कहना चाहिए, लेकिन जी जो जल गया। कुटुंब पर भेजने जैसा कोई योग्य आदमी भी नहीं मिला उन्हें। रामकली ने जरा पिघल कर कहा, तू तो मेरा सिर नीचा होने के डर से डर रही है, पर तेरे ससुर क्या तुझे त्यागी भी न छोड़ेंगे? 2 दिन के बाद ही तो वापस भेज देंगे। तेरे साथ कौन घर करेगा सत्य? इतनी बात पर कौन सह सकेगा? सत्य के गर्व के साथ सिर ऊंचा करके कहा, उसके लिए आप निश्चिंत रहे बाबूजी। सत्य के चलते आपका सिर कभी नीचा नहीं होगा। गहरे स्नेही से रामकली ने बेटी के पीठ पर हाथ फेरा। ये वह मानो समझ ही नहीं पा रहे कि ये लड़की है क्या। रह रहकर एक तीखे सवाल के सामने आकर खड़ी होती है। जो जो बातें कहती है उसे उड़ा देना भी कठिन है। ये बातें सोच में डाल देती हैं, डरा देती हैं। फिर भी रामकली ने उसे समझाया, दुनिया समझेगी, वह साधारण क्यों न हुई, पुन्नू जैसी, घर की दूसरी लड़कियों जैसी, अपनी माँ जैसी। यही तो स्वाभाविक था, यही उचित था। रामकली उसके लिए निश्चित रहते, सुखी होते। लेकिन सच ही क्या सुखी होते? सत्य मामूली होती, बुद्धू होती, मोखरी होती, केवल स्नेह का वजन बढ़ाकर पड़ले को इतना भारी कर सकते। सत्य एक कीमती चीज़ है, यह सोच सकते। अंदर जा बिटिया, अब पूजा करूँगा, जाती हूँ। और रामकली की वह असाधारण लड़की सहसा एक हास्य कर साधारण सी बात कह उठी, जरा अंदर दालान तक पहुँचा दीजिएगा।
पहुंचा दूं? क्यों रे? रघु वाला दृश्य जो देखा है तब से बदन कैसा तो छमछम कर रहा है, जंगलों में बड़ा अंधेरा है। हाँ हाँ, चल 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 रहा हूँ, खामखा क्यों जा गई वहां, जाकर अच्छा नहीं किया। अपनी बिटिया का यह डर देखकर रामकली क्या कुछ आश्वस्त हुए?